काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करती है, किस तरह से होती है, और इसकी काइनेटिक्स के लिए, रेट कांस्टेंट के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसी होती है बेटा, जीरो ऑर्डर। कैसी रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, क्योंकि इन रिएक्शन की रेट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है। आप लाइट नहीं डालोगे, कितना भी रिएक्टेंट लेकर के रखे रहें, रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो इस साइड में की पॉइंट में आपने लिख दिया। एक और बात रखनी है, आपने याद रखनी है, जो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी कि जो आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। और फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा जी की वैल्यू निकाली जाए, किसकी वैल्यू निकाली जाए, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। कैसी होती है डेल्टा जी की वैल्यू, पॉजिटिव। जनरली जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होती है, माइनस। लेकिन बेटा जैसे आप लाइट डालेंगे, ठीक है, लाइट डाले बिना रिएक्शन होती नहीं है, और इसके लिए याद रखेंगे, नीट में क्वेश्चन पूछा गया, फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। लेकिन इससे मतलब नहीं कि नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में डेल्टा जी निकालोगे पॉजिटिव आएगा, लेकिन स्पॉन्टेनियस, ठीक है जी। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू भी याद रखेंगे, पॉजिटिव होती है। काइनेटिक्स का मतलब समझते हैं, रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है। ये मैंने लिया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, इससे ये बनती है प्रोडक्ट। स्टार्टिंग में जो मैंने रिएक्शन का, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन लिया है, दैट वी से आर नॉट। आर नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। साथ साथ लिखते जाइए, डोंट वेट। प्रोडक्ट होगी जीरो जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, देन प्रोडक्ट विल बी जीरो। प्रोडक्ट क्या होगी बेटा, जीरो। प्रोडक्ट तो तभी बनेगी ना जब ये रिएक्टेंट कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, किसमें, प्रोडक्ट में। अब मैं कह रहा हूँ टाइम जीरो, टाइम जीरो का मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। कुछ टाइम के बाद में रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, कुछ टाइम पास हो जाता है, रिएक्टेंट के आर नॉट मोल लिए थे, समझिए 10 मोल लिए थे, कुछ टाइम पास हो गया, इसके 6 मोल रह गए, तो 4 मोल प्रोडक्ट में बदल गए। 4 मोल किस में बदल गए, प्रोडक्ट में। पानी पीने का अलग टाइम दूंगा बेटा, आराम से बैठे रहो। टाइम इसका t सेकेंड, तो टाइम t सेकेंड पर x प्रोडक्ट फॉर्म हो गई, x मोल प्रोडक्ट के बन गए। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में लिया जाता है, ठीक है जी। अब अगर इस रिएक्शन का मैं लिखता हूं रेट कांस्टेंट, यानी इस रिएक्शन की अगर मैं रेट लिखता हूं, रेट R से लिखते आए रेट। अगर रेट को आप रिएक्टेंट की टर्म में लिखते हैं तो आपको बताया था कैसे लिखेंगे, माइनस लगाएंगे रिएक्टेंट की टर्म में, dr बाई dt लगाएंगे। रिएक्टेंट की टर्म में लिख रहा हूं, R की टर्म में लिख रहा हूं, माइनस dr बाई dt। इसमें कोई प्रॉब्लम, ये बातें पुरानी है, पहले बताई जा चुकी है। और बच्चे ये जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए यहां पर अगर रेटला आप लिखते हैं, दिस इज बेसिकली रेटला। जब आप रेटला इसमें लिखते हैं बच्चों, तो माइनस dr बाई dt इज इक्वल टू k, और कंसंट्रेशन की पावर कितनी होगी, जीरो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है उसके रेट लॉ में कंसंट्रेशन की पावर का अगर आप सम करते हैं तो वो क्या आना चाहिए, जीरो। क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर रिएक्शन की रेट डिपेंड ही नहीं करती, किसी और फैक्टर पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है। लाइट नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगी, आप कितना ही यहाँ पर उसका कंसंट्रेशन रखें, रिएक्शन नहीं होगी जब तक लाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो आगे चलो बेटा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरी बात देखिए इसी,
यहां पर ये जो इक्वेशन है आपने लिखा माइनस डी आर बाई डी टी, बोर्ड दिख रहा है सबको, माइनस डी आर बाई डी टी किसके इक्वल हो गया बच्चे? दिस इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन की पावर 0 का मतलब a की पावर 0 दैट इज 1। जानते हो मैथ पर, ये आपके पास में क्या आ गई? एक डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको हम? क्या कहते हैं इसे? डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। मैंने dt को इस साइड में k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी। इसमें कोई प्रॉब्लम? इसे कह लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या कह लीजिए इसको? दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस फर्स्ट इक्वेशन का दोनों साइड में किया जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन जानते हैं सब बच्चे? इंटीग्रेशन 1/x, बताइए किसके इक्वल होता है? dx। बोलो बच्चे, कुछ याद है? ln x। log x नहीं होता, नेचुरल लॉगरिथम होता है ln x। दिस इज नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। इसका बेस e होता है। क्या होता है इसका बेस? e। अगर कहीं पर मैंने लिखा log log x, इसका बेस है 10। और अगर कहीं पर मैंने लिखा ln, इसका बेस क्या होता है बच्चे? इसका बेस होता है e। एक्सपोनेंशियल सीरीज मैथ्स में पढ़ेंगे, मैथ्स वाले बच्चे, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल सीरीज, और भाई इस e की जो वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में होती है। जब आप ln x को बेस 10 पर कन्वर्ट करते हैं तो भाई इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से, तब इसको मैं लिखता हूं log x। दीज आर द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो जो आप log x बोल रहे हो वो log x नहीं है, एक्चुअली दिस इज ln x, नेचुरल लॉगरिथम x। आगे क्या बात समझ में आई? और एक फार्मूला और भी जानते हैं, x रेज टू दी पावर n dx। जी बताइए, ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है? x रेज टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। क्यों भाई? ये फार्मूला पढ़ा आपने, पढ़ा है सभी ने इंटीग्रेशन में। कहीं ना कहीं फिजिक्स वाले सर ने भी आपको बताया इंटीग्रेशन यूज होता रहता है फिजिक्स से। अब बेटा मैं इसका दोनों साइड में जब इंटीग्रेशन करता हूं तो इंटीग्रेशन करने के साथ में एक और चीज होती है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट ऐड करते हैं जिसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेफ्ट में ऐड कर ले, राइट में ऐड कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने प्लस आई कर दिया, दिस आई इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है जी। इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज किया जाता है। इंटीग्रेशन वर्ड कितने बच्चों ने सुना करें? बायो वालों ने सुना है? फिजिक्स में जो डेरिवेशन आप करते हैं वहां पर इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के बिना तो फिजिक्स पढ़ी नहीं जा सकती बच्चों। अब मैंने जब इसका इंटीग्रेशन किया तो भाई माइनस तो ये कॉमन आ जाएगा बच्चे, दिस इज डी आर इज इक्वल टू, ये के भी यहाँ पर कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा डी टी प्लस आई, ठीक है। अगर मैंने लिखा कहीं पर ऐसे लिखा, देखो ये फार्मूले नोट कर लिया आपने, बार बार नहीं बताऊंगा बेटा। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है डी एक्स, अंडरस्टूड है, यहाँ पर क्या रहा होगा? एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, dx। तो इसका बताइए इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो x की पावर 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू व्हाट? x। तो एक तरह से dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है? x। समझ में आई क्या बात? शुड आई रिपीट? तो भाई जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस डी आर का, तो यहाँ पर बताइए क्या आ जाएगा? बोलो, माइनस आर आ जाएगा।
दिस इज इक्वल टू के, dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो dt फिर वही हो गया dx की तरह, तो बोलो क्या आ जाएगा यहाँ पर, d आ जाएगा प्लस i। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये बात समझ में आ गई ठीक से सब बच्चों को? अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। इस i की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है? जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसका यूज किया जाता है रिएक्टेंट की इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए, किसी भी चीज की इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए, प्रोडक्ट की इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर तो रिएक्टेंट की टर्म में पूरा फार्मूला लिखा है, तो हमने क्या करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ i वी हैव टू यूज इनिशियल कंडीशन। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशन क्या है बेटा? इनिशियल कंडीशन क्या है आपके पास? आपके पास इनिशियल कंडीशन क्या है? जब टाइम जीरो, क्या चीज जीरो, टाइम p जीरो, बताइए उस टाइम पर रिएक्टेंट कितना है आपके पास? तब r किसके इक्वल है? रिएक्टेंट कितना आपके पास? टाइम जीरो, प्रोडक्ट जीरो, तो रिएक्टेंट जितना लिया था उतने का उतना ऐसे रखा हुआ है। तो इस सिचुएशन में r किसके इक्वल होगा बच्चे? r नॉट के। क्या ये बात समझ में आ गई? शुड आई रिपीट? शुड आई रिपीट? कितने बच्चों को समझ में आ गया? हाथ उठा के बताएं। तो इसमें जब टाइम जीरो और आपसे कहते हैं कि रिएक्टेंट तब कितना, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं, जितना लिया था उतना ही रखा हुआ है। कोई कहता है इस टाइम जीरो पर प्रोडक्ट कितनी, वो भी जीरो, देखो जीरो रखी हुई, प्रोडक्ट भी जीरो। तो बेटा इन इनिशियल कंडीशंस को मैं अगर इसमें लिखता हूं तो भाई r की जगह क्या लिखा जा सकता है? r नॉट लिखा जा सकता है, बोलिए k, और टाइम कितना? टाइम जीरो प्लस r। तो i की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगी? माइनस आर नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। बात समझ में आ गई? ये हटा रहा हूं यहां से। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? आप लोगों को पता है, मैंने यहाँ तक समझ में आ रहा है ठीक से? इक्वेशन क्या थी आपके पास में? इक्वेशन थी माइनस आर इज इक्वल टू के टी प्लस आई। आई की वैल्यू अभी फाइंड की आपने, इसमें लिख दीजिए। तो माइनस आर इज इक्वल टू के टी, और भाई आई की वैल्यू क्या निकल गई? माइनस आर नॉट। कोई समस्या? इस आर नॉट को इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा प्लस में माइनस आर इज इक्वल टू के टी। के टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर। सो के इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक्स ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसका फॉर्मूला है ये? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है। आर नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट अनयूज्ड एट टाइम टी। कितने बच्चे समझ गए? रेज योर हैंड्स जिन्हें समझ में बात आ गई। तो एक तो ये फार्मूला हो गया। इसी में एक साइमल्टेनियसली दूसरा फार्मूला भी डिस्कस करते हैं। ये डेरिवेशन, ये सब कुछ आपके सामने ऐसे कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, बदलता है, कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट्स में। ये सब कुछ सेम ऐसे ही, टाइम जीरो है और यहाँ पर टाइम टी सेकेंड। अगर मैं रिएक्शन की रेट को फाइंड करना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, किसकी टर्म में फाइंड करना चाहता हूं? प्रोडक्ट्स की टर्म्स। प्रोडक्ट की टर्म में क्या साइन लगाते हैं बच्चे? bx प्लस का साइन लगाते हैं। और प्रोडक्ट क्या है? x। रिएक्टेंट क्या था उस टाइम पे बचा हुआ? r, तो मैंने लिखा था माइनस डी आर बाई डी टी। अब प्रोडक्ट कितनी फॉर्म हो गई? x, तो क्या लिखूंगा? dx डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम dt। This is equal to what? This is equal to K concentration raised to the power 0। ऐसे ही तो लिखा जाएगा रेट लॉ, यानी ऐसे लिख देते हैं रेट लॉ in terms of concentration of
प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में रेट में कोई समस्या है तो बताएं। तो भाई इक्वेशन फिर से क्या बन जाएगी बेटा, ये इक्वेशन बन जाएगी dx/dt इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 मीन्स 1, dx इज इक्वल टू के dt। कोई प्रॉब्लम? इस इक्वेशन को कह दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। इंटीग्रेट कर दें इक्वेशन फर्स्ट को दोनों साइड में, नीचे लिख देता हूं इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स। व्हेन वी इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स देन इट विल बी रिटन एज प्लस i। i इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बताइए dx का इंटीग्रेशन x, जोर से बोल दो। k कांस्टेंट है, वहां बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है ना डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करेंगे 0 आ जाएगा। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट x बाहर आ जाता है। dt का बताइए इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चे, t प्लस i। कोई समस्या? इसे इक्वेशन सेकंड कर देता हूं। i क्या है बच्चे, i इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन। कौन सी कंडीशन यूज करते हैं, इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन जब मैं यूज करूंगा, देखो यहां पर इनिशियल कंडीशंस यूज करते हैं। तो जब मैंने इनिशियल कंडीशन यूज की तो बताइए इनिशियल कंडीशन में टाइम कितना है, इनिशियल कंडीशन में टाइम है 0, टाइम है 0 टाइम पर, क्योंकि प्रोडक्ट की बात हो रही है तो कितनी प्रोडक्ट्स फॉर्म होती है, 0। तो बेटा एट दिस टाइम x की वैल्यू कितनी, 0। कोई समस्या? x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। दोनों वैल्यू को क्वेश्चन सेकंड में लिखिएगा, दोनों वैल्यूज को। तो x इक्वल टू मैंने लिखा 0, दिस इज k, और बेटा t भी कितना है 0 प्लस i। इसका मतलब हो गया वैल्यू ऑफ i इज 0। दिख रहा है बोर्ड सभी बच्चों को? जब i की वैल्यू 0 आएगी तो इस इक्वेशन में i की वैल्यू लिखता हूं, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू के टी। बोलो बेटा, यही बनेगी ना? तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो न्यूमेरिकल में पता चल जाता है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन दिया है या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दिया है। तो बेटा k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलिए x/t। दिस इज आल्सो द रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और एक रेट कांस्टेंट मैंने अभी लिखा था, k इज इक्वल टू r0 माइनस r अपॉन t। ये रिएक्टेंट की टर्म में था, ये प्रोडक्ट की टर्म में, दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया। ये बात समझ में आ गई तो आगे चलें। सबको समझ में आ गया बच्चों? अरे बोल दो जोर से। अब बात करते हैं बच्चे कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, इसके एग्जांपल याद रखने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि जितनी फोटोकेमिकल रिएक्शन है सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक्सेप्शन केमिस्ट्री में हर जगह होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन तो सबको याद रह जाएगी। क्लोरीन की अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं बेंजीन के साथ में, ठीक है, ये 11th क्लास में आपने पढ़ा था, क्लोरीन की रिएक्शन करवाई थी बेंजीन के साथ में, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC बना था, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। वो भी कौन सी रिएक्शन है, वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन मानी जाएगी क्योंकि फोटोकेमिकल। बात समझ रहे? तो BHC बनाना है तो फोटोकेमिकल रिएक्शन। डार्क में करवा रहे हैं वो अलग बात है, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में जेई में बिल्कुल एक हलवा टाइप क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, लेकिन जिसको बेसिक्स पता है वही कर पाएगा। तो भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ से जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन की आपने अभी रेट लिखी थी dx by dt, बताइए किसकी टर्म में लिखी हुई है जी dx by dt बच्चों? अरे बोल दो जोर से, प्रोडक्ट की टर्म dx by dt इज इक्वल टू k, ये प्रोडक्ट की टर्म में लिखी हुई। रिएक्टेंट की टर्म में कैसे लिखते हो जरा बताएं? माइनस dr by dt k, ये रिएक्टेंट की टर्म में लिखी हुई। तो अगर आप यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, मैं प्रोडक्ट की टर्म में लिख रहा हूं, यहां पर मैंने लिखा dx by dt, और भाई यहां पर मैं ले लेता हूं कॉन्सेंट्रेशन। क्या ले लेता हूं यहां पर मैं? कॉन्सेंट्रेशन ले लेता हूं। तो कंसंट्रेशन का रेट से कोई रिलेशन है क्या? dx by dt is equal to k, k is a constant, कंसंट्रेशन तो इसमें है ही नहीं। अरे कंसंट्रेशन कहाँ है? कंसंट्रेशन की पावर 0 थी, कंसंट्रेशन की पावर 0 का मतलब है डिपेंड ही नहीं कर रही है रेट उसके ऊपर। तो कंसंट्रेशन कुछ भी हो, रेट ऑलवेज एक जैसी रहेगी, ठीक है? तो किस टाइप का ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चाहे यहां पर dx by dt लिया जाए, चाहे यहां पर माइनस dr by dt लिख दे, चाहे रिएक्टेंट की टर्म में लिखे, चाहे प्रोडक्ट की टर्म में लिखे, कंसंट्रेशन के साथ कोई चेंज नहीं, रिएक्शन की रेट कांस्टेंट रहेगी। नीट का सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसी रिएक्शन बताइए जिसमें रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की रेट, मतलब दोनों की यूनिट सेम होती है। अरे भाई dx by dt और k की यूनिट किसमें सेम होंगी? इसी में तो सेम होंगी। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? कंसंट्रेशन चेंज की क्या यूनिट होती है? मोल पर लीटर। और dt टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड इनवर्स। तो k की भी तो यही यूनिट आएगी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में की पॉइंट में साइड में लिख लिया आपने, जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट्स आर सेम और इक्वल। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट्स ऑफ रिएक्शन आर सेम इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिपीट करूं फिर से। तो फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने देख लिया बच्चों, ठीक है? सेकेंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इससे देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? k इज इक्वल टू एक्स बाई टी, ठीक है? या x इज इक्वल टू k इंटू टी, ऐसे लिख सकता हूं। y इज इक्वल टू mx, क्या ये इक्वेशन जानते हो आप? दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन? जो कहां से पास होती है? ओरिजिन से पास होती है। जानते हो ये चीज आप? किससे पास होती है? ओरिजिन से पास होती है। तो भाई अगर हम यहां मैं ले लेता हूं x क्या है बच्चे? ये प्रोडक्ट है, और ये क्या है? ये t टाइम है, टाइम t। इस तरफ कोई प्रोडक्ट बढ़ती जा रही है, तो कोई टाइम बढ़ता जा रहा है। तो भाई y एक्सिस के ऊपर मैंने x प्रोडक्ट को लिया और x एक्सिस के ऊपर मैंने टाइम को लिया। बात समझ रहे हैं? तो कैसा ग्राफ आएगा? ग्राफ आएगा एक स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन। 10th क्लास में याद करो, ऐसे ऐसे ग्राफ बनाया करते थे। y इक्वल टू 3x का ग्राफ, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, उसके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू निकालते थे, ठीक है ना? ग्राफ पेपर लेते थे, उसके ऊपर एक सीधी लाइन आती थी जो ओरिजिन से पास हुआ करती थी। याद आ गया? कितने बच्चों ने ठीक ठीक से इस बात को समझ लिया? किसी को दोबारा रिपीट कराना है? हाथ उठाए। आपको समझ में आ रहा है? और बेटा इसका अगर आप स्लोप ऑफ द लाइन समझते हैं, जैसे थीटा, इसे क्या कहते हैं? स्लोप। स्लोप किसके इक्वल हुआ करता है? tan थीटा के, है ना?
दिस इज इक्वल टू एम, एम का मतलब इस कैपिटल एम से एम का ग्रेडियंट ऑफ द लाइन भी कह देते हैं इसको। ये किसके इक्वल होगा बेटा, दिस इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। यहां पर एम है तो उसमें के। क्या बात समझ में आ गई सबको? 3 लाइन 3 बार समझ बोला मैं। हाथ उठा के बताइए जिन्हें समझ में नहीं आया, जिनको आ गया वो हाथ उठाएं। किसी को दोबारा रिपीट कराना है अब वो हाथ उठाए। हटा दूं उसको बोर्ड से। हर ग्राफ देखिए भाई, तीसरे ग्राफ पर आते हैं। अब क्वेश्चन में ग्राफ बना होगा, आपसे रिएक्शन का ऑर्डर पूछ लेगा, तो भाई छोटी सी कंसेप्ट अगर दिमाग में होगी, कुछ याद होगा तो बता देंगे कि जीरो ऑर्डर का है या फर्स्ट ऑर्डर का है। अब थर्ड ग्राफ की बात करते हैं। K इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, टी को K के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, आर को इधर ले आइए तो प्लस का हो जाएगा, के टी को उधर ले जाइए तो माइनस का हो सकता है। दिस इज y इज इक्वल टू c माइनस mx। दिस इज द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये भी एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती, ये y एक्सिस के ऊपर कोई इंटरसेप्ट कट करती है। ऐसे ग्राफ भी आपने बनाए होंगे, 10th क्लास में सीखे होंगे। y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x या y इज इक्वल टू 2x प्लस 10। ऐसे ग्राफ भी बनाए होंगे बच्चों। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन के होते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन, ये जो C होता है ये इंटरसेप्ट होता है कट बाय द लाइन एट y एक्सिस। ठीक है, अब देखो भाई कैसे ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं, साइड में बना रहा हूं, यहां पर देखिए ये लाइन से कंपैरिजन। तो ये आपने ले लिया बच्चे, यहां पर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस के ऊपर क्या लिया जाएगा, वेरिएबल टाइम। ये k तो कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो t और x, तो t सेकंड। और बेटा यहां पर क्या लिया जाएगा, यहां पर लिया जाएगा y, y का मतलब r, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट r लिया जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में। रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, कौन सा कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता है उसे कहा जाता है, ठीक है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन को R नोट, वो उसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन, और उस R नोट कंसंट्रेशन से धीरे धीरे वो कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और प्रोडक्ट में बदलता जाएगा। यानी ये क्या है बच्चे, ये आपका है यहाँ पर R नॉट, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ये C है इंटरसेप्ट। अगर इसमें यहाँ पर होता प्लस साइन, कौन सा साइन होता, प्लस, तो ये लाइन ऐसे जाती है। अब इसमें कौन सा साइन है, माइनस, तो लाइन कैसे जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? शुड आई रिपीट? इस पर यहाँ पर एक बनाइए ट्रायंगल, ये थीटा, स्लोप ऑफ दिस लाइन इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल टू, बताइए भाई इसमें स्लोप किसके इक्वल है, ये k और ये m, ये स्लोप है। याद रखिए इसमें जो साइन है, माइनस है या प्लस है, वो साथ में लिखा जाता है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो भाई tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, माइनस k के इक्वल आएगी। तो जो आप यहाँ पर स्लोप निकालेंगे उसका tan थीटा दैट गिव्स माइनस k, नॉट k। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? ये ग्राफ हुआ तीसरी कैटेगरी का। पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं, हटा दूं इसको बच्चों। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, चौथा ग्राफ। इस ग्राफ को बताने से पहले चीज और समझनी पड़ेगी, उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ग्राफ।
हाफ लाइफ को लिखा जाता है टी हाफ से। किससे लिखा जाता है? टी हाफ से। कई बार टी 0.5 भी लिख देते हैं, तो 1/2 को 0.5 लिख दिया। टी हाफ होता क्या है? वो टाइम जिसमें कोई रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाए। +2 करने में कितने साल लगते हैं? 2 इयर्स लगते हैं। +1 को भी मिलाएं तो 10th के बाद। तो +1 क्या है? इस इंटरमीडिएट कोर्स को करने का हाफ लाइफ है। एक आदमी के पास, देखो कितनी जल्दी समझ में बात आएगी, फादर की, ध्यान से सुनो, फादर की प्रॉपर्टी है 10 करोड़ रुपए। कितनी? तो वो बच्चा उस 10 करोड़ का 2 साल में 5 करोड़ निपटा देता है, खत्म कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें उसका रुपया जितना इनिशियल था उसका जस्ट आधा रह सकता। एक आदमी की एज 100 साल होती है एवरेज, 50 साल में वो आ गया, इसका मतलब आधी लाइफ हो गई उसकी। दिस 50 years इज नोन एज हाफ लाइफ। मैंने 50 ग्राम लिया था बेंजीन। कितना लिया था? 5 मिनट में 50 ग्राम बेंजीन में से 25 ग्राम बेंजीन बच जाता है, 25 ग्राम प्रोडक्ट में बदल जाता है। सो व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ बेंजीन? 5 मिनट्स। तो लिख लीजिए, व्हाट इज हाफ लाइफ? टाइम इन विच a reactant, time in which a reactant left half or 50% of its initial value, 50% of its initial value, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उस रिएक्टेंट की हाफ लाइफ। टाइम इन विच अ रिएक्टेंट लेफ्ट हाफ और 50% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। शुड आई रिपीट? हटा रहा हूं उसको। नोटेड? नोट कर लिया सबने? 50% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसकी हाफ लाइफ कहते हैं। अब जरा ये फार्मूला देखिए, x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू x बाई टी, प्रोडक्ट वाला फार्मूला। k इज इक्वल टू x बाई टी। ठीक है, ये प्रोडक्ट की टर्म में है। किसकी टर्म में लिखा मैंने इसको बेटा? प्रोडक्ट की टर्म में लिखा। और अगर मैं रिएक्टेंट की टर्म में लिखता हूं तो क्या फार्मूला है? k इज इक्वल टू R0 माइनस R बाई टी। इसमें कोई समस्या किसी? मैंने मान लिया ये जो टाइम t है दैट इज इक्वल टू टी हाफ। किसके इक्वल मान लिया मैंने इसको? टी हाफ के इक्वल मान लिया। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन R0 था, कितना था इनिशियल कंसंट्रेशन? R0 50 ग्राम था। कितना था? 50 ग्राम। अब मुझे बताइए, अगर ये इनिशियली 50 ग्राम है तो हाफ लाइफ, अगर मैं टी को टी हाफ कह रहा हूँ, 5 मिनट कह रहा हूँ उसको, तो बताइए इस 5 मिनट में ये R0 इनिशियल कंसंट्रेशन था, कितना रह सकता? कितना रह जाएगा बेटा? तो भाई ये 50 ग्राम लिया था मैंने, हाफ लाइफ अगर मैं इसकी कंसीडर करता हूं t इक्वल टू टी हाफ, तो ये कितना रह जाएगा? 25 ग्राम रह जाएगा। और 25 ग्राम किसमें बदल जाएगा? प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू R0/2 लिख सकता हूं क्या? ये 50 ग्राम था तो 50 ग्राम में से 25 ग्राम बच गया, और 25 ग्राम किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में, क्योंकि मैंने इस टाइम को क्या ले लिया है? हाफ लाइफ ले लिया। ये बात कितने बच्चे समझ पा रहे हैं भाई? तो बेटा क्या लिखा जा सकता है? k इज इक्वल टू, ये जो x है, x की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? R0/2 लिख सकता हूं, और ये t की जगह फिर क्या लिखा जाएगा? t हाफ लिखा जाएगा। बोलो बच्चों। तो t हाफ किसके इक्वल आ जाता है? R0/2k। कोई समस्या? ये t हाफ इधर ले गया, k इसके नीचे ले गया।
इससे भी अगर इस फार्मूले को निकालेंगे तो भी सेम यही फार्मूला बनेगा। भाई देखो कैसे, के आर नॉट, अगर ये टी को टी हाफ ले लेता हूं तो आर की वैल्यू कितनी, कितना बचेगा, आर इनिशियल था 50 ग्राम, कितना बचेगा 25 ग्राम, 50 ग्राम का आधा, तो 50 ग्राम क्या है आर नॉट, इसका आधा ये बचेगा, और टी को क्या लूंगा टी हाफ। सोल्व करके देखना सेम यही आएगा। अरे बोलो यही आएगा नहीं आएगा बच्चों, के इज इक्वल टू वो ऊपर बच गया आर नॉट अपॉन 2 टी हाफ, तो सेम यही फार्मूला यहां पर बनेगा। तो हाफ लाइफ जो होती है, जी और नीट का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, हाफ लाइफ, ये 2 भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, क्यू की वैल्यू कभी 3 सुनी? ये शेयर मार्केट में थोड़े लग रहा पैसा कि 2 लाख के 50,000 रह गए या 2 लाख के 3 लाख हो गए, ठीक है, घर में रखा हुआ पैसा है तो लोग करते, तो 2 का 2 ही रहेगा, के कांस्टेंट है। तो भाई टी हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर नॉट के। व्हाट इज आर नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। व्हाट इज आर नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपने 10 ग्राम क्या लिया था, आपने 10 ग्राम लिया था इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ की 2 मिनट, कितने की हाफ लाइफ 2 मिनट, ठीक है। फिर से लिखता हूं उसको, भाई देखो क्या लिया मैंने, इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने लिया 10 ग्राम और इसका जो हाफ लाइफ था वो था 2 मिनट। इनिशियल कंसंट्रेशन को बदल दिया, 20 ग्राम ले लिया, डबल कर दिया पहले का, हाफ लाइफ बताइए, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर ये डबल तो हाफ लाइफ भी डबल, तो कितनी हो जाएगी बताइए 4 मिनट। आ गया समझ में क्या, इसको मैंने कर दिया 5 ग्राम, अब बताइए हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी 1 मिनट। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ जेई एंड नीट। शुड आई रिपीट, ग्राफ देख लेते हैं बच्चे, इसका ग्राफ बना। तो भाई ये था आपके पास में x इज इक्वल टू के इंटू टी, ये तो था, तो y इज इक्वल टू, इसको आपने चेंज कर लिया था इसमें, k इज इक्वल टू आर नोट अपॉन 2 टी हाफ, ये था ना, टी हाफ को उधर ले आया, आर नोट अपॉन 2 टी, इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2k इंटू आर नोट, टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2k इंटू आर नोट। ऐसे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू mx। एक ग्राफ बनाइए, यहां पर क्या ले लिया जाए बच्चों, यहां पर ले ली जाए टी हाफ और यहां पर ले लिया जाए इनिशियल कंसंट्रेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच passes थ्रू ओरिजिन y is equal to mx। इस टाइप का ग्राफ आएगा और बेटा इसका जो स्लोप आप निकालेंगे, इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, दैट इज 1 अपॉन 2k। क्या बात सब बच्चों को ठीक से समझ में आ गई? इट इज ऑल अबाउट जीरो ऑर्डर